आज तो हम बात करेंगे कि युवावस्था नशा का कारण क्यों करती है और नशा क्यों करते हैं। तो मुख्य कारण होता है कि सोशल लाइफ। आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल कल्चर जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो जॉइंट फैमिली में से न्यूक्लियर फैमिली हो रहा है। न्यूक्लियर फैमिली में भी वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, मतलब माता पिता दोनों जॉब पे जाते हैं, बच्चे को अकेले घर पे रहते हैं। तो जो सोशल स्ट्रक्चर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से युवा अवस्था ज़्यादातर लोनली फील करती है और ज़्यादातर वो एडिक्टेड हो जाती है। सेकंड कारण है कि बचपन से लेके युवा पीढ़ी तक आपका जो अपब्रिंगिंग है, आपका रियरिंग है, आपका मतलब फैमिली स्ट्रक्चर है, माता पिता के आपके साथ व्यवहार कैसा था, आपको मित्रों, आपके भाई बहन है उसका आपके साथ व्यवहार कैसा था। अगर आप स्कूल जाते हो तो शिक्षक से, आपके टीचर से, आपके गुरु है, आपके रोल मॉडल से वो आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं। और ज़्यादातर हम मतलब पीयर प्रेशर, मतलब अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर टाइम बिताते। तो दोस्तों कौन से फैमिली बैकग्राउंड में से आते, वो दोस्तों का फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, उसकी असर भी हमारे स्वभाव के ऊपर होती है, हमारे पर्सनालिटी के ऊपर होती है। तो ये रही सोशल लाइफ। सेकंड मोस्ट कॉमन चैनल के पर्सनल रीज़न। स्टडी और आंकड़े ऐसा भी बताते हैं लगभग के युवा अवस्था 40% जो एडिक्टेड होती है उसका मुख्य कारण होता है लोनलीनेस और द डिप्रेशन। मतलब कि जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं उसमें युवा पीढ़ी आगे जाके एडिक्शन की तरफ चली जाती है। तो मोस्ट कॉजेज है कि युवा पीढ़ियाँ डिप्रेशन, हताशा, निराशा, तनाव, विचारवायु में क्यों जाती है। तो मुख्य रीज़न होता है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम। आंकड़े और रिसर्च ऐसा भी बताते हैं कि नियरली 20% ऑफ द एडोलेसेंट फेज में गो फॉर द डिप्रेशन और द एडिक्टेड बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप प्रॉब्लम। आजकल हम जो देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, लोगों को शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप का ज़माना है। विविध सोशल मीडिया की ऐप्स है उसमें वो लोग शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो इमोशनलिटी होती है, होनेस्टी होती है, लॉयलिटी होती है, लव, सिंपैथी, केयर, अटेंशन है, वो प्रॉपर चैनलाइज नहीं होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो हताशा, निराशा और डिप्रेशन में जाता है और आगे जाके एडिक्शन पे चले जाते हैं। थर्ड चीज़ है कि मेनली जेन जी का जमाना है। आगे हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द जेन जी एंड द अल्फा जनरेशन। जेन जी मतलब कि जो युवा अवस्था लगभग 18 ईयर्स से 24 या 30 ईयर्स की एज में, जिसका बॉर्न लगभग 1980 से 1993 तक हुआ है, वो जेन जी जमाना है। वो आइडियली वो लोग में जो अपब्रिंगिंग होते हैं उसमें डिसिप्लिन नहीं होता, डिटरमाइन नहीं होता, सोशली या फिर स्पिरिचुअलिटी एक्सेप्टेड नहीं होते, वो ज़्यादातर रिबिलियंस होते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और थोड़ा स्टबन होते हैं। तो उसमें जो इंटरनल प्रोसेस है और पर्सनालिटी की वजह से भी वो एडिक्शन की तरफ चल जाते हैं। थर्ड है कि इजीली अवेलेबिलिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर में आज हम देख रहे हैं कि जो इजीली अवेलेबिलिटी है, जो ड्रग्स का मार्केट है, जिसकी वजह से एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, एक मॉडर्नाइजेशन हो गया है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो स्टैंडर्डाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की तरह एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए और सेंस ऑफ वेल बीइंग के लिए वो ड्रग्स का शिकार बनती है और ड्रग्स का एडिक्टेड करती है। तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, सोशल स्ट्रक्चर है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। फोर्थ है कि इन्फ्लुएंसर, मतलब कि जो रोल मॉडल्स होते हैं या फिर पब्लिक फिगर्स होती है, अगर वो एडिक्शन का किसी भी तरह से प्रभाव होता है तो उसकी असर यंग जनरेशन पे होती है, एडोलेसेंट फेज पे होती है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर एंड द पर्सनल फैक्टर्स, जिसकी वजह से कोई भी युवा पीढ़ी हो नशे की शिकार बन जाती है और नशे की लत लग जाती है। अभी हम बात करेंगे कि एडिक्शन, विच काइंड ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द एडिक्शन। एडिक्शन की हम बात करें तो एडिक्शन का यूज ऑफ एबनॉर्मल यूज ऑफ एनी इलिसिट ड्रग्स और द बैन ड्रग्स और द अनप्रिस्क्राइब ड्रग्स। मतलब जैसे कि कोई नशीला और मादक पदार्थ का जो सेवन करते हैं, अगर वो सेवन करने के बाद उसको लत लग जाती है और उसका एबनॉर्मल यूज होता है तो उसको हम एडिक्शन बोलते हैं। एडिक्शन की थियरी क्या है ज़्यादातर, जैसे कि हम बात करें नॉर्मली, एडिक्शन है कोई भी वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल मतलब कि हमें किसी भी चीज़ का हैप्पीनेस हो जाए या फिर हमें कुछ विक्ट्री मिल जाए और लाइफ में कुछ हम अचीव कर सकते हैं, या फिर सोशलाइज अच्छे से होते हैं, कोई हमें अच्छे से बात करता है, सिंपैथी दिखाता है, लव करता है, केयर करता है, सहानुभूति दिखाता है, तो जिसकी वजह से वो दिमाग में कुछ एरिया में जो डोपामिन का सिक्रेशन होता है उसमें हम प्लेजर हार्मोन बोलते हैं, प्लेजर सीकिंग बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से हमें शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन मिलता है और सेटिस्फेक्शन मिलता है और हमें वही चीज़ बार बार करने की इच्छा होती है, जिसकी वजह से हम वही चीज़ रिपीट करते रहते हैं। तो प्लेजर प्रिंसिपल पे ये एडिक्शन काम करता है। जैसे कि कोई भी नशीला पदार्थ और मादक पदार्थ का हम सेवन करते हैं तो ब्लड में जाके ब्रेन के कुछ हिस्से होते हैं जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में वो प्लेजर प्रिंसिपल की तरह डोपामिन का सिक्रेशन करता है, जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं।
वो सिक्रीशंस की वजह से हमारा लाइफ का जो टेम्पररी स्ट्रेस है, जैसे कि कुछ भी स्ट्रेस हो, फैमिली हो, फाइनेंशियल हो, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस हो, करियर रिलेटेड स्ट्रेस हो, रिलेशनशिप रिलेटेड स्ट्रेस हो, वो तनाव में से हमें टेम्पररी हम मुक्ति मिलती है और हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है और हैप्पीनेस मिलता है। फिर जैसे जैसे वो मादक और नशीला पदार्थ का सेवन की मात्रा ब्लड में कम होती है तो हमें उसकी वजह से विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विड्रोल सिम्टम्स में मतलब जैसे कि सर भारी भारी होने लगे, घबराहट बेचैनी होने लगे, बटरफ्लाई सेंसेशन इन द स्टमक होने लगे, हाथ पैर कांपने लगे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा होने लगे, चिड़चिड़ापन होने लगे, भूख की कमी हो जाती है, अनिद्रा की समस्या हो जाती है। तो वो फिजिकल सिम्टम्स होने लगते हैं जिसकी वजह से हमें नशीला पदार्थ और मादक पदार्थ का सेवन बार बार करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी। मतलब हमें पता है कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए और सोशल लाइफ के लिए हानिकारक है, फिर भी हमें इतना अर्ज आता है, इतनी क्रेविंग आती है, इतनी तलब लगती है कि हमें वही एडिक्टेड बिहेवियर हमारा अप्लाई हो जाता है। थर्ड आता है टॉलरेंस। मतलब नॉर्मल स्वाभाविक चीज़ है कि किसी भी चीज़ का अगर हमें अच्छे से वो सेटिस्फेक्शन मिलने लगे तो वही चीज़ बार बार करने की इच्छा होती है, वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। सेम प्रिंसिपल पे अगर आप एडिक्टेड होते हो, लंबे टाइम पे आप डिपेंडेंट हो रहे हैं तो टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। मतलब कि सेम क्वांटिटी और सेम मात्रा में आपको जो सेंस ऑफ वेलबींग और यूफोरिक फीलिंग होनी चाहिए वो धीरे धीरे कम होने लगती है, तो जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी, सिवियरिटी और ड्रग की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मतलब उसका टॉलरेंस डेवलप होने लगता है। फिर हम बात करेंगे कि एडिक्शन की वजह से हमारे फिजिकल हेल्थ पे क्या क्या असर होता है, मेंटल हेल्थ पे क्या क्या असर होता है और सोशल और ऑक्यूपेशनल डिस्टर्बेंस कैसे होता है। जैसे कि हम बात करें कि एडिक्शन की वजह से मतलब फिजिकल हेल्थ बात करें तो सबसे पहले कोई भी हम नशीला और मादक पदार्थ का सेवन करते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, तो ज़्यादातर वो लीवर कॉम्प्रोमाइज़ होता है और आगे जाके मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें मैंने किडनी पे भी तकलीफ होती है और शरीर के अलग अलग अवयवों में तकलीफ होने लगती है। मेंटल हेल्थ की बात करें तो रिसर्च आंकड़े ऐसा बोलते हैं कि नियरली 70% ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन मे हैव द एडिक्टिव पोटेंशियल। मतलब वो डी एडिक्शन मतलब पॉली सब्सटेंस एब्यूज यूज हो जाता है। ज़्यादातर जो भी लोग नशे का एडिक्शन करते हैं उसमें 60 to 70% लोगों को डिप्रेस होते हैं, कहाँ तो वो हताश होते हैं, वो निराश होते हैं और ड्रग्स की वजह से उसमें साइकोसिस डेवलप होने लगते हैं, जिसको हम हमारी भाषा में स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। मतलब उसमें जैसे कि दो लोग बातें करें तो उसको ऐसा लगे कि लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, डरावने सपने आए, चेहरे दिखे, परछाई दिखने लगे, या फिर अलग अलग प्रकार के हेल्यूसिनेटरी बिहेवियर बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सब्सटेंस इंड्यूस साइकोसिस और द ड्रग विड्रॉल सिंड्रोम। तो जिसकी वजह से साइकोसिस सप्लिंग होने लगता है। फिर से आता है इकोनॉमिकल हेल्थ। जैसे कि हम बात करें कि जैसे कि वही सेम पर्सन अगर वो एडिक्टेड हो जाता है तो धीरे धीरे वो सोशली आइसोलेट होने लगता है। he or she may like to remain alone and aloof, not interacting with the family member, तो जिसकी वजह से वो सोशली आइसोलेट हो जाता है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन, हताशा, निराशा और एंग्जाइटी का शिकार बनने लगते हैं। तो एज वी कैन से रिगार्डिंग द हाउ द एडिक्शन कैन अफेक्ट अवर फिजिकल, मेंटल एज वेल एज सोशल एज द फाइनेंशियल हेल्थ। सो हम बात करेंगे कि व्हाट आर द स्ट्रेटेजी टू गेट रीड फ्रॉम द डिप्रेशन और व्हाट आर द स्ट्रेटेजी टू गेट रीड फ्रॉम द एडिक्शन। मतलब कि नशा छुड़ाने के लिए हमें ऐसे कौन कौन से मतलब स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिसकी वजह से हम पूरी हेल्थी और वेल्थी लाइफ एक्सपेंड कर सके। तो मोस्ट कॉमन है कि सबसे पहले कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मतलब कि वी हैव टू एक्सेप्ट एंड एडजस्ट द पर्सन एंड सिचुएशन इज देयर। जैसे कि हम बात की प्रमाण के दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती, जैसे ही हमने प्रिडिक्ट किया अगर उसके हिसाब से हमारा वो लाइफ का गोल अचीवमेंट नहीं होता तो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, फिर फ्रस्ट्रेशन मल्टीप्लाई होकर एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एग्रेशन की वजह से आपके स्वभाव पे और पर्सनालिटी पे ऊपर और सोशल लाइफ पे अफेक्ट होने लगता है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट एंड एडजस्ट द पर्सन एंड सिचुएशन इज दिस देयर। सेकंड है कि मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरेपी, दिस इज द की ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी फॉर द एनी काइंड ऑफ द एडिक्शन। लाइक मतलब मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरेपी, आइडियली साइंस ऐसा भी बोलता है कि सेल्फ मोटिवेशन एंड द सेल्फ एक्टिवेशन इज द की वर्ड टू गेट रीड फ्रॉम द डी एडिक्शन थेरेपी।
मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरापी एक जात की साइकोलॉजिकल हेल्प है, उसमें काउंसलिंग ट्रेनिंग है। उसमें ज़्यादातर जो पे एडिक्टेड पेशेंट होते हैं उसको हम सबसे पहले वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि दे आर विलिंग टू चेंज देयर लाइफ, दे आर विलिंग टू गेट रीड फ्रॉम द वेरियस काइंड ऑफ एडिक्शन प्रॉब्लम। तो उसमें असेसमेंट होता है, असेसमेंट में फिजिकली असेसमेंट होता है एंड द साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है। फिजिकली असेसमेंट में नॉर्मली जो ब्लड रिपोर्ट प्रोफाइल्स होती है, ज़रूर पड़े तो हम सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एमआरआई और पेट स्कैन भी कराते हैं। वो असेसमेंट के बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, उसमें वेरियस गाइडलाइंस और क्राइटेरिया है कि कितनी क्वांटिटी में कितने नशे की वजह से आपके मेंटल हेल्थ में एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन या फिर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स है कि नहीं। वो असेसमेंट के बाद आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में मोस्टली जो होता है उसमें मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरेपी में कीवर्ड्स होता है। मोटिवेशनल एनहेंसमेंट थेरेपी ने सबसे पहले आपको प्रायोरिटी के हिसाब से आपको व्हाट आर द लोकस ऑफ द कंट्रोल्स। लोकस मतलब कि ऐसा रूट कोज में जाना चाहिए आपको किस चीज़ की वजह से आप एडिक्शन की तरफ जाए। वो कोई फाइनेंशियल रीज़न था, फैमिली रीज़न था, पर्सनल रीज़न था, रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज थे, करियर रिलेटेड इश्यूज थे या फिर समथिंग एल्स या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस था। तो वो जो रूट कोज में से आपको सबसे पहले वो मोटिवेशन एनहांस थेरेपी में प्रायोरिटी सेट गोल्स करते हैं। फिर इजीली डिले योर ग्रेटिफिकेशन। आइडियली जो डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट होता है सबसे पहले मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी में सबसे पहले असेसमेंट होता है, मॉनिटरिंग होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, देन मेंटेनेंस थेरेपी होती है एंड द रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी होती है। डिटॉक्सिफिकेशन में इनिशियली वी हैव टू डिटॉक्सिफाई द सब्सटेंस वट एवर अकर इन अवर बॉडी। उसमें ज़्यादातर 24 to 48 आवर्स में जिस भी नशीला और मादक पदार्थ का हम सेवन करते हैं तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। वो विड्रॉल सिम्टम्स हमें किसी भी तरह हॉस्पिटलाइज होकर वो मेडिसिन से और या फिर वो कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट और द साइकोलॉजिकल हेल्प की वजह से हमें वो कंट्रोल करना पड़ता है। फिर 48 आवर्स तो लेके 3 to 5 डेज तक उसमें आता है मेंटेनेंस थेरेपी। वो मेंटेनेंस थेरेपी में वी हैव टू असेस द साइकोफार्मेसी अदर देन द साइको एजुकेशन। उसमें काउंसलिंग सेशन चलता है। काउंसलिंग सेशन में वी हैव टू डिले अवर ग्रेटिफिकेशन, मतलब जो अर्ज आती है उसको हम के लिए डिस्ट्रैक्ट करें और डिले करें, अर्जिफिकेशन है उसमें आपके हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से उसमें आपको प्राइमरी सेट्स गोल करने चाहिए। उसके हिसाब से कमिटमेंट होता है, सेल्फ कमिटमेंट मस्ट बी देयर एंड द सेल्फ मोटिवेशन इज द की फैक्टर। कमिटमेंट के हिसाब से और अगर सेल्फ मोटिवेशन होता है फिर लास्ट में आता है म्यूचुअल सपोर्ट और द फैमिली सपोर्ट। Ideally, there is so much stigma regarding the psychiatric illness and various kind of the de-addiction people. ज़्यादातर जो लोग द लोनली होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसको सपोर्ट नहीं देते, तो स्टिग्मा और रिजिलियंस की वजह से वो लोग धीरे धीरे सोशली आइसोलेट होने लगता है। तो फैमिली काउंसलिंग शुड मस्ट बी देयर एंड फैमिली काउंसलिंग में ज़्यादातर उसको मतलब लव, केयर, सिंपैथी और कैसे उसके ऐसे लेट्स टॉक थेरापी होती है कि आराम से उससे बातचीत करें, एज ए फ्रेंडली कन्वर्जेशन हो जाए, नॉट अ नेगोशिएटिंग वर्ड और नॉट अ डोमिनेटिंग वर्ड। अगर सेकंड आता है कि लेट्स टॉक थेरापी, उसमें कोई भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट होते हैं, उसमें काउंसलिंग के सेशन होते हैं। They will guide you how to divert your negative reinforcement towards the positive one, which will not affect your routine day-to-day activity। मतलब आपके शरीर में जो भी नेगेटिव विचार आते हैं उसको कैसे पॉजिटिवली डिस्ट्रैक्ट करें विदाउट मेडिकेशन, वो स्ट्रेटेजी पूर्वक उसका काउंसलिंग सेशन चलता है, उसको हम वो साइकोलॉजिकल हेल्प बोलते हैं। एंड लास्ट में आता है रिलैप्स प्रिवेंशन। ज़्यादातर ऐसा बोलते हैं कि नियरली तो 50 or 60% ऑफ पीपल हु हैड टू क्विट द एडिक्शन मे हैव चांसेस टू गो फॉर द रिलैप्स। मतलब वो जो नशा तो छोड़ते हैं लेकिन 3, 4, 6 महीने या 8 महीने के बाद वो वापस वही सेम चीज़ पे और सेम ट्रैक पे आ जाता है। तो लास्ट स्टेप द रिलैप्स प्रिवेंशन। ज़्यादातर जो डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, रिहैब सेंटर्स होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आइडियली दे केयर के यू हैव टू सोबर पीरियड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। अगर कम से कम 1 साल तक अगर आप नशीली चीज़ें या कोई भी मादक पदार्थ और कोई भी एडिक्शन से दूर रहे, तभी आपको अपने आप को अर्जिस और द रिलैप्स प्रिवेंस कर पाओगे और अपने आप को डिटॉक्सिफाइड कर पाओगे। तो रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले चाहिए कि रेगुलर फॉलोअप विद योर कंसल्टेंट्स और द रेगुलर फॉलोअप विद योर डी एडिक्शन साइकोलॉजिस्ट एंड रेगुलर ट्रीटमेंट एड्रेस। मतलब कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि साइकेट्रिक की दवाई से लंबे टाइम चालू रखेंगे तो लीवर किडनी पे असर होता है, ज़्यादातर कोई भी दर्दी होता है वो सोता रहेगा, वेट गेन हो जाएगा, फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाएगा, अलग अलग प्रकार की पूरी ज़िंदगी वही दवाई खानी रहेगी। तो वो स्टिग्मा की वजह से वो ट्रीटमेंट में डिसकंटिन्यू कर देता है और ज़्यादातर रिलैप्स प्रिवेंशन के चांसेस रहते हैं। तो वी मोस्टली एम्फसाइज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट एडरेंस पार्ट।
देन लास्ट में पार्ट इज सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ गोल एंड कोप अप विद वर्स्ट एवर स्ट्रेसफुल इवेंट्स। अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो कि लाइफ में वर्स्ट में वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाए तो विदाउट एडिकेशन हाउ टू डिस्ट्रेक्ट अवर सेल्फ इन द पॉजिटिव आस्पेक्ट। And last take we have to take the one person in our life to whom we can share completely ourselves, whatever it may be, a father, mother, brother, sister, husband, wife, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और योर नियर बाय द कलीग्स। हमारी लाइफ में कोई एक पर्सन होना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने आप को शेयर कर सकें, बिकॉज शेयरिंग इज़ ऑलवेज केयरिंग। लेकिन आजकल की जो यंग जनरेशन है, एडोलेसेंट फेस है, ज़्यादातर वो सोशली आइसोलेटेड होते हैं। डिजिटल कनेक्शन की वजह से वो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिजिटली डिस्ट्रैक्शन की वजह से ड्रग कनेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं और ज़्यादातर युवा पीढ़ी होती है वो एडिक्शन के शिकार बनती है।